हरिपुर गांव में कई सालों से एक अजीब डर लोगों के दिलों में बसा हुआ था। हर रात कोई अनजान औरत गांव के किनारे दिखाई देती, लेकिन किसी से कुछ कहे बिना वापस दूसरे गांव की ओर चली जाती। भाइयों, पिछले 4 दिनों से एक ही बात मेरे कानों तक पहुंच रही है। हर रात वही औरत गांव में आती है, कुछ देर तक मोहन के घर की तरफ खड़ी रहती है और फिर बिना किसी से बात किए वापस चली जाती है। मैं बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाने वालों में से नहीं हूं, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी या औरत रोज रोज एक ही घर के आसपास घूमे तो ये चिंता की बात जरूर बन जाती है। आज हमें पता लगाना ही होगा कि वो कौन है, क्यों आती है और आखिर उसका इरादा क्या है। सरपंच जी, मैंने उसे बहुत पास से देखा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी और हाथ में एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उसकी आंखें याद हैं। वो किसी चोर या बदमाश की तरह इधर उधर नहीं देख रही थी। वो बस मोहन के घर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई बरसों से बिछड़ा अपना इंसान सामने खड़ा हो। कुछ पल के लिए तो मुझे उस पर तरस भी आया, लेकिन डर इतना था कि मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही तो बात मुझे समझ नहीं आती। अगर उसका मन साफ है तो वो दिन में क्यों नहीं आती? रात के अंधेरे का सहारा वही लेता है जिसके मन में कोई राज छिपा होता है। गांव में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं। हम किसी अनजान औरत पर बिना जाने भरोसा कैसे कर लें? जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती, हमें सावधान रहना ही होगा। आज रात मैं, तुम, गणेश और श्याम उसके पीछे जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा। पहले उसकी पूरी सच्चाई जानेंगे। अगर वो बेगुनाह हुई तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसके इरादे गलत निकले तो पूरे गांव की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। चौपाल की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हर घर में उसी औरत की चर्चा होने लगी। उसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में 10 साल का मोहन अपनी दादी जमुना और पालक पिता हरिराम के साथ रहता था। मोहन बेटा, अब किताबें समेट दे, अंधेरा होने लगा है। आज भी तू बाहर नहीं जाएगा? पिछले कुछ दिनों से गांव में जो बातें चल रही हैं, उन्हें सुनकर मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि लोग सच बोल रहे हैं या डर के कारण कहानियां बना रहे हैं, लेकिन जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। दादी, मैं एक बात पूछूं? अगर कोई इंसान रोज किसी को दूर से देखकर वापस चला जाए तो क्या वो जरूरी है कि बुराई हो सकता है उसके पास कोई ऐसी मजबूरी हो जो वो किसी को बता नहीं पा रहा हो। आपने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि किसी का फैसला उसकी पूरी बात सुने बिना नहीं करना चाहिए। फिर गांव वाले उस औरत को देखे बिना, जाने बिना उससे इतना डर क्यों रहे हैं? बेटा, जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय खुद देता है। कई बार इंसान सच जानकर भी उसे बोल नहीं पाता, क्योंकि उस सच से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तू अभी छोटा है, बस इतना समझ ले कि मैं जो भी कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी आवाज क्यों ना दे। ठीक है दादी, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर वो औरत सचमुच किसी परेशानी में हुई तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं क्यों उसका नाम भी नहीं जानता, चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अकेली होगी। मोहन को खुद नहीं पता था कि उसके दिल में उस अनजान औरत के लिए ये अपनापन आखिर क्यों था। उसी समय हरिपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवपुर गांव के बाहर बनी एक टूटी सी झोपड़ी में वही औरत बैठी थी। उसने धीरे से अपना पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। बक्से में एक छोटे बच्चे की पुरानी कमीज, मिट्टी की सीटी और चांदी की आधी टूटी पायल रखी थी। आज फिर तुझे देखने जाऊंगी बेटा, बस दूर से ही सही। मुझे पता है तू मुझे पहचानता भी नहीं होगा। शायद अगर मैं तेरे सामने चली जाऊं तो तू मुझे अजनबी समझकर पीछे हट जाएगा, लेकिन एक माँ का दिल भी क्या करे। मैं जितना तुझसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मेरा मन हर रात तेरी तरफ खींच जाता है। मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आती, ना अपना हक लेने आती हूँ। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तू खुश है, सुरक्षित है और भगवान ने तुझे वो जिंदगी दी है जो मैं कभी नहीं दे पाई। गौरी ने अपने आंसू पोंछे, पोटली उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल गई।
आसमान में काले बादल छा चुके थे। ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी। हरिपुर की गलियां लगभग सुनसान थीं। उधर चौपाल के पास रामलाल, गणेश, रघु और श्याम पहले से ही छिपकर बैठे थे। सरपंच जी, अगर वो सच में किसी गलत इरादे से आती है तो आज उसे बचकर नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर वो बेगुनाह निकली तो मुझे डर है कि कहीं हम किसी मजबूर इंसान के साथ नाइंसाफी न कर बैठें। पिछले कई दिनों से मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। कोई भी औरत बिना वजह रोज इतनी दूर का रास्ता तय नहीं करती। उसके चेहरे पर डर कम और दर्द ज्यादा दिखाई देता है। मैं भी यही चाहता हूं कि बिना सच जाने कोई फैसला ना हो, लेकिन गांव की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम सिर्फ उसका पीछा करेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा, कोई सामने नहीं जाएगा। पहले ये जानना जरूरी है कि वो कहां से आती है, कहां जाती है और आखिर हर रात मोहन के घर के सामने ही क्यों रुकती है। कुछ ही देर बाद सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई गांव की पगडंडी पर दिखाई दी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन दिल में जैसे कोई उम्मीद अब भी जिंदा थी। वो सीधे उसी गली में पहुंची जहां मोहन का घर था। मोहन अपनी किताब खोलकर बैठा हुआ था। गौरी दूर खड़ी होकर उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लगता है अब तू बड़ा हो रहा है। पहले जब तुझे देखती थी तो तू मेरी गोद में आने जितना छोटा था। आज तू किताब लेकर बैठा है। भगवान, बस इतना करना कि इसे हर दुख से बचा कर रखना। इसके हिस्से का हर दर्द मुझे दे देना, लेकिन इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। यही दुआ लेकर मैं हर रात लौट जाती हूं। गौरी ने अपनी पोटली खोली। उसमें से एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी निकाली। उसने उसे दूर से देखा, फिर वापस पोटली में रख लिया। वो चाहकर भी उसे मोहन तक नहीं पहुंचा पा रही थी। उसे डर था, अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर वही पुरानी नफरत जाग जाएगी। सरपंच जी, आपने देखा ना, उसने अभी अभी पोटली खोली थी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं उसमें कोई जादू टोना करने की चीज, तंत्र मंत्र का सामान या कोई रहस्यमयी वस्तु तो नहीं छिपी है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। चुप रहो गणेश। बिना पूरी बात जाने किसी पर शक करना ठीक नहीं होता। मुझे तो उसके चेहरे पर एक दुखी मां की बेबसी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। पहले ध्यान से देखते हैं कि वो आखिर करने क्या आई है। तभी अचानक मोहन को ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो खिड़की के पास आया। गौरी तुरंत पास के नीम के पेड़ के पीछे छिप गई। मोहन ने बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा था। अजीब बात है, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से हर रात ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अपना बहुत पास है, लेकिन सामने आते आते गायब हो जाता है। शायद मेरा वहम होगा, या फिर सचमुच कोई है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। मोहन वापस अंदर चला गया। गौरी ने राहत की सांस ली। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। जिस दिन सच बताने का समय आएगा उस दिन मैं तुझसे नजरें नहीं छिपाऊंगी। लेकिन आज अगर तूने मुझे देख लिया तो तेरी जिंदगी में फिर वही तूफान लौट आएगा जिसे रोकने के लिए मैं इतने सालों से चुप हूं। इतना कहकर गौरी वापस मुड़ी और गांव से बाहर जाने लगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 4 आदमी चुपचाप उसके पीछे चल पड़े हैं। और आज पहली बार उसका सबसे बड़ा राज खतरे में पड़ने वाला था। सरपंच जी, अब तो पूरा यकीन हो गया कि ये औरत कुछ छिपा रही है। देखिए कितनी सावधानी से चल रही है, बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही है। अगर इसका मन साफ होता तो इसे किसी से डरने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है आज हमें इसका सच मिल ही जाएगा। रघु, डर और अपराध में बहुत फर्क होता है। कई बार इंसान इसलिए भी पीछे देखता है क्योंकि उसे किसी से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से डर लगता है। अभी कोई नतीजा मत निकालो, बस इतना ध्यान रखना कि वो हमें देख ना पाए। मैं चाहता हूं कि हम उसकी पूरी कहानी जानें, आधी नहीं। सरपंच जी,
मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूं। अगर इसका इरादा गलत होता तो ये किसी घर में घुसने की कोशिश करती, किसी से कुछ छीनती या किसी को नुकसान पहुंचाती। लेकिन ये तो हर रात बस कुछ देर खड़ी रहती है और फिर वापस चली जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका उस घर से कोई पुराना रिश्ता हो? यही सवाल मेरे मन में भी बार बार उठ रहा है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये सिर्फ अंदाजा है। आज हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। गौरी धीरे धीरे जंगल पार करके शिवपुर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वो हमेशा की तरह कुछ पल वहीं रुक गई। उसने अपनी पोटली खोली, अंदर से एक छोटी सी बांसुरी निकाली। उसने उसे अपने हाथों में लेकर हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। याद है बेटा, जब तू बहुत छोटा था तब इस बांसुरी की आवाज सुनते ही हंसने लगता था। तू अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसे पकड़ने की कोशिश करता था और मैं तुझे गोद में उठाकर पूरे आंगन में घुमाया करती थी। आज इतने साल बीत गए, लेकिन मैंने तेरी कोई निशानी अपने से अलग नहीं होने दी। लोग कहते हैं समय सब कुछ भुला देता है, लेकिन शायद माँ का दिल समय से भी ज्यादा जिद्दी होता है। पेड़ के पीछे छिपे चारों आदमी उसकी हर बात सुन तो नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। सरपंच जी, अब तो मेरा दिल यही कह रहा है कि ये औरत किसी बहुत बड़े दर्द के साथ जी रही है। इसके चेहरे पर जो तकलीफ है वो झूठी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का बुरा चाह सकती है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसी कहानी है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। दर्द होना अलग बात है श्याम, और सच छिपाना बिल्कुल अलग। अगर इसका उस बच्चे से कोई रिश्ता है तो ये सामने आकर सबको क्यों नहीं बता देती? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या राज है जिसे ये पूरी दुनिया से छिपाए बैठी है? जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक हर किसी के मन में सवाल उठते रहेंगे। बस अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। कई बार आंखों से जो दिखाई देता है पूरी सच्चाई वो नहीं होती। हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। पहले ये समझना जरूरी है कि ये औरत आखिर क्या चाहती है और इतने दिनों से चुप क्यों है। जब सही वक्त आएगा सच अपने आप हमारे सामने होगा। तब तक हम सिर्फ देखते रहेंगे और बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। इतने में अचानक गौरी को किसी के पैर पड़ने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटी। चारों आदमी झट से पेड़ों के पीछे छिप गए। गौरी कुछ पल तक इधर उधर देखती रही। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, आज फिर कोई मेरे पीछे है। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर मोहन की जिंदगी में फिर से तूफान नहीं आने दूंगी। चाहे मुझे हमेशा के लिए इस गांव से दूर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन उसका बचपन किसी की नफरत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। गौरी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसके हाथ से पोटली नीचे गिर गई। पोटली खुल गई। उसमें से एक पुरानी बच्चे की कमीज, टूटी हुई चांदी की पायल और वही मिट्टी की बांसुरी जमीन पर बिखर गई। सरपंच जी, ये देखिए, इसकी पोटली में तो किसी छोटे बच्चे का सामान है। आखिर ये इतने सालों से इन्हें क्यों संभाल कर रखे हुए है? अब मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमय हो गया है। कोई अजनबी औरत किसी अनजान बच्चे की चीजें इतने प्यार से सालों तक नहीं संभालती। इसका उस बच्चे से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, लेकिन रिश्ता क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। गौरी ने जल्दी जल्दी सारी चीजें उठाई। उसने एक बार फिर पीछे देखा। इस बार उसे लगा जैसे सच उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। उधर रामलाल ने पहली बार मन ही मन फैसला कर लिया। कल सुबह इस औरत की सच्चाई जाने बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सच की तलाश वे कर रहे हैं वो पूरे हरिपुर गांव की सोच हमेशा के लिए बदल देने वाला है। अगली सुबह हरिपुर गांव में उसी औरत की चर्चा थी। जिसने भी रात की बात सुनी वो अपने अपने तरीके से कहानी बनाने लगा। किसी के पास सच नहीं था, लेकिन अफवाहें हर घर तक पहुंच चुकी थीं। भाइयों, मैंने सारी रात एक ही बात सोची।
वो औरत अगर गलत होती तो उसके पास किसी बच्चे की पुरानी कमीज, टूटी पायल और खिलौना इतने संभाल कर रखने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन वो अपना सच छिपा क्यों रही है, यही बात समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज कोई भी गांव वाला उसके बारे में झूठी बातें ना फैलाए। पहले हम पूरी सच्चाई जानेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। अगर वो बेगुनाह निकली तो उसे बदनाम करने का पाप हम सबके सिर होगा, और अगर उसने सच में कोई गलती की है तो उसका भी पता चल जाएगा। सरपंच जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन गांव के लोग डरे हुए हैं। हर कोई अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। अगर वो औरत कई सालों से सिर्फ मोहन को देखने आती है तो इसका मतलब साफ है कि उसका उसी बच्चे से कोई संबंध है। मुझे लगता है कि हमें आज रात उसे रोककर सीधे पूछ लेना चाहिए। जितनी देर करेंगे उतना ही ये मामला उलझता जाएगा। नहीं रघु, कल रात जब वो रो रही थी उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे नहीं लगा कि वो झूठ बोलने वाली औरत है। अगर हम सब मिलकर उसे घेर लेंगे तो शायद वो डर जाएगी और कभी वापस ही नहीं आएगी। फिर हम सच तक कैसे पहुंचेंगे? बेहतर होगा कि पहले कोई एक आदमी उससे अकेले में बात करने की कोशिश करे। उधर घर लौटते समय रामलाल के मन में एक पुरानी घटना बार बार घूम रही थी। उसे याद था करीब 10 साल पहले भी गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया था। लेकिन वो याद धुंधली थी, जैसे कोई सच्चाई समय की धूल में दब गई हो। मोहन आंगन में बैठा स्कूल का काम कर रहा था। हरिराम खेत से लौटे, उनके चेहरे पर थकान थी। मोहन, पढ़ाई पूरी करके थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। खेतों में मेरी तरह मेहनत करने की मजबूरी तेरे हिस्से में कभी ना आए। मैंने जो जिंदगी देखी है वो मैं तुझे कभी नहीं देखने दूंगा। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपकी सारी मेहनत का बदला चुकाऊंगा। लेकिन एक बात पूछूं, अगर किसी इंसान ने कोई गलती ही ना की हो और लोग उसे बिना वजह बुरा समझने लगे तो उसे कैसा लगता होगा? मैं उस औरत के बारे में सोचकर यही सवाल बार बार अपने मन में करता हूं। पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखे बिना भी ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। बेटा, दुनिया में कई बार सच बोलने वाले हार जाते हैं और झूठ बोलने वाले जीत जाते हैं, लेकिन भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। अगर वो औरत सच में बेगुनाह होगी तो एक दिन उसका सच जरूर सामने आएगा। तू इन बातों में ज्यादा मत पड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिराम की आवाज सामान्य थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी दिखाई दी, जैसे उन्होंने कुछ याद करके अपने मन की बात वहीं दबा दी हो। गौरी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। तभी पास में रहने वाली बूढ़ी औरत पार्वती काकी वहां आ गईं। गौरी, कब तक यूं ही अपने आंसुओं के सहारे जीती रहेगी? मैं पिछले 10 साल से तुझे देख रही हूँ। हर रात तू उसी गांव जाती है, दूर से उस बच्चे को देखती है और वापस लौट आती है। आखिर कब तक अपने दिल को यूं ही तड़पाती रहेगी? कभी तो उसे सच बता दे, शायद अब वक्त बदल चुका हो। काकी, मन तो मेरा भी हर दिन यही करता है कि दौड़कर उसे गले लगा लूं और कह दूं कि मैं उसकी माँ हूं। लेकिन जिस दिन मुझे उस गांव से निकाला गया था, उसी दिन मैंने एक वचन दिया था। मैंने कहा था कि मैं कभी उस बच्चे की जिंदगी में लौटकर उसका चैन नहीं छीनूंगी। अगर आज मैं अचानक उसके सामने पहुंच गई तो पुराने जख्म फिर से खुल जाएंगे। मैं अपने दर्द के साथ जी सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे की आंखों में डर नहीं देख सकती। लेकिन बेटी, कब तक? बच्चा बड़ा हो रहा है। अगर उसे किसी और से सच पता चला तो उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि उसकी माँ इतने साल पास होकर भी उससे मिली नहीं। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सही समय आने पर सच अपने आप उसके सामने आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को देखकर शर्मिंदा हो। मैं चाहती हूँ कि जब वो सच जाने तो उसे मेरी मजबूरी भी समझ आए। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की हल्की सी आवाज आई। गौरी और पार्वती काकी दोनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर खड़ा इंसान उनकी बातचीत का एक हिस्सा सुन चुका था। झोपड़ी के बाहर खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि रामलाल सरपंच था। अंदर की सारी बातें तो वो नहीं सुन पाया,
लेकिन एक शब्द उसके कानों में साफ पड़ा था, मेरा बेटा। अब बात साफ होती जा रही है। इस औरत का मोहन से कोई गहरा रिश्ता जरूर है, लेकिन अगर ये सच है तो इतने सालों तक इसने अपना रिश्ता छिपाया क्यों? गांव छोड़कर जाने की नौबत क्यों आई? और सबसे बड़ी बात, हरिराम ने कभी इस बारे में एक शब्द तक क्यों नहीं कहा? इन सवालों का जवाब मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना पूरा गांव अंधेरे में ही जीता रहेगा। रामलाल चुपचाप हरिपुर लौट आया, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में 10 साल पुरानी धुंधली यादें घूमने लगी। उसे याद आया एक बरसाती रात, गांव की पंचायत, लोगों की भीड़ और एक औरत जो रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, ये याद आते आते हर बार उसकी सोच रुक जाती। रामलाल ने हरिराम को बुलवाया। हरिराम अंदर आए। उन्होंने देखा कि सरपंच का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। सरपंच जी, आपने इतनी सुबह बुलाया, सब ठीक तो है? कहीं गांव में कोई नई परेशानी तो नहीं आ गई? आपके चेहरे से लग रहा है कि बात साधारण नहीं है। हरिराम, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे सच बताओगे। पिछले कुछ दिनों से जो औरत हर रात गांव में आ रही है, क्या तुम उसे पहचानते हो? जरा सोचकर जवाब देना, क्योंकि अब ये बात सिर्फ अफवाह नहीं रही। मुझे लग रहा है कि उसका मोहन से कोई गहरा रिश्ता है। हरिराम का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ कांपने लगे। सरपंच जी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता। मैं जानता हूं कि आप गांव की भलाई के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन अभी अगर मैंने कुछ कह दिया तो कई जिंदगियां एक साथ बदल जाएंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, थोड़ा और समय दीजिए। समय? हरिराम, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। अगर कोई औरत 10 साल से अपने आंसू छिपाकर हर रात सिर्फ एक बच्चे को देखने आती रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं किसी को सजा देने नहीं निकला हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। अगर तुम सच जानते हो और फिर भी चुप रहे तो ये चुप्पी आगे चलकर सबसे बड़ा अन्याय बन सकती है। हरिराम ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे पंचायत से बाहर निकल गए। हे भगवान, आखिर ये दिन भी आ ही गया। मैं जानता था कि एक ना एक दिन सच मेरे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। मैंने जो किया वो मोहन की भलाई के लिए किया था। मैंने कभी उसे उसकी मां से नफरत करना नहीं सिखाया। मैंने बस उस वचन को निभाया जो उस रात गौरी ने मुझसे लिया था। लेकिन अब लगता है कि समय खुद उस वचन की परीक्षा लेने आ गया है। उधर मोहन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे पहली बार दूर खड़ी वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिलीं। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो हमेशा की तरह पलटकर जाने लगी। सुनिए, आप रोज हमारे गांव के पास आती हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करती। आज पहली बार मैंने आपको इतने पास से देखा है। पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या आप किसी परेशानी में हैं, तो मुझसे बेझिझक कहिए। गांव के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं कि आप किसी का बुरा सोच सकती हैं। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ी। बेटा, इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। कई बार इंसान किसी से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी भलाई के लिए चुप रहना पड़ता है। तू मुझे अच्छा इंसान समझता है, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तू एक वादा कर, आज के बाद मेरे पीछे कभी मत आना। आपकी बातों से साफ लग रहा है कि आप मुझे जानती हैं। फिर मुझसे अपना चेहरा क्यों छिपा रही हैं? अगर मैंने आपका कोई नुकसान किया है तो मुझे बताइए, और अगर किसी और ने आपके साथ अन्याय किया है तो कम से कम मुझे सच जानने का अधिकार तो है। मैं बिना वजह किसी को अपना नहीं मानता, लेकिन आपको देखकर मेरे मन में जो अपनापन महसूस हो रहा है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता।
जिस दिन भगवान चाहेगा उस दिन तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं। इतना कहकर गौरी तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मोहन उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं जम गए। उसी समय दूर खड़े 2 गांव वालों ने ये सब देख लिया। अब तो सबूत भी मिल गया सरपंच जी। वो औरत सीधे मोहन से बातें कर रही थी। हमने इतने दिनों से उसे शक की नजर से देखा और आज उसने खुद बच्चे से मुलाकात कर ली। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो कल वो फिर आएगी। पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। अब फैसला लेने का समय आ गया है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हरिपुर के चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा और कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। इतने दिनों से हम सब अंदाजे लगाते रहे, लेकिन अब समय आ... उसी समय गौरी धीरे धीरे पंचायत की ओर बढ़ने लगी। आज पहली बार उसने अपना चेहरा नहीं छिपाया। यही है वो औरत। यही कई दिनों से रात के अंधेरे में गांव में घूमती रही। अब सबके सामने बता कि तू कौन है। हर रात मोहन को देखने क्यों आती थी और इतने सालों तक अपना चेहरा छिपा कर क्यों रखा? आज मैं कुछ भी छिपाने नहीं आई हूँ। जितने सवाल तुम लोगों के मन में हैं, उनसे कहीं ज्यादा सवाल हर रात मेरे अपने दिल में उठते रहे हैं। तो फिर सच बताओ गौरी, 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें गांव छोड़ना पड़ा? 10 साल पहले मेरा पति खेत से लौटते समय नदी में आई बाढ़ में बह गया था। उस समय मेरा बेटा मोहन सिर्फ कुछ महीने का था। पति के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई। घर चलाने के लिए लोगों के खेतों में मजदूरी करती थी। उसी समय गांव की एक लालची साहूकार ने मुझ पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। उसने कई बार मुझे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसका विरोध किया। एक रात उसने चोरी से मेरे घर में घुसने की कोशिश की। मैंने शोर मचाया, वो भाग गया, लेकिन अगले ही दिन उसने पूरे गांव में ये झूठ फैला दिया कि मैं रात में अजनबियों से मिलती हूँ और मेरा चरित्र ठीक नहीं है। उस समय मेरे पास ना कोई गवाह था, ना कोई अपना। लोग उसकी बात पर यकीन कर बैठे। किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। पंचायत बैठी और बिना सच जाने मुझे इस गांव से निकाल दिया गया। गांव के कई बुजुर्ग शर्म से सिर झुका चुके थे। मोहन स्तब्ध खड़ा था। जब मुझे गांव से निकाला जा रहा था, तब मैंने हरिराम भैया से एक ही विनती की थी। मैंने उनसे कहा था, मेरे बेटे को अपनी संतान की तरह पाल लेना। अगर मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी तो ये भूख और अपमान में पल जाएगा, लेकिन अगर ये यहीं रहेगा तो इसे सम्मान की जिंदगी मिलेगी। मैंने उसी दिन वचन दिया था कि जब तक समय खुद सच सामने ना लाए, मैं अपने बेटे की जिंदगी में मां बनकर वापस नहीं आऊंगी। गौरी एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रही। उस रात उसने अपने कलेजे का टुकड़ा मेरी गोद में रख दिया था। मोहन अपनी मां के गले लग गया। पूरा गांव भावुक हो उठा। गौरी, आज इस पंचायत की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हमने अफवाहों पर भरोसा किया, लेकिन सच पर नहीं। वर्षों बाद एक मां का इंतजार खत्म हुआ। एक बेटे को उसकी मां मिल गई और हरिपुर को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास।